दोस्तों, मैं दिनेश गोरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। शेखर गुप्ता का आर्टिकल, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। मतलब यू विल रीप व्हाट यू विल सो। जो आप बीज डालोगे वही आप उसके बाद हार्वेस्टिंग भी करोगे। लिखते हैं कि मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून, फार्म लॉज वापस ले लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कदम उठा लिया है या उन्होंने कोई बहुत एक पैराडाइम शिफ्ट क्रिएट कर दिया है। उनका कहना है कि किसी भी एक कंट्री में, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर जो भी शासक है, जो भी रूलर है, उसको कहीं ना कहीं जनता के साथ तो चलना ही पड़ता है। जब 1 साल पहले ये डिसीजन लिया गया था तो तब किसी को इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी, नहीं हो रही थी, ये नहीं पता, लेकिन बीजेपी के पास बहुत मेजॉरिटी थी, अपोजिशन था नहीं। मीडिया जो था वो सरकार का ही सपोर्टर है, गोदी मीडिया है। तो सरकार ने समझा कि अभी मैं जो करूं वही ठीक, मुझे रोकने वाला कौन है, टोकने वाला कौन है। पर एक कहावत है, जब आप एयरक्राफ्ट से जंप मारते हैं, पैराट्रूपर्स होते हैं ना, जंप मारते हैं, तो कहते हैं कि जब भी आप जंप मारो अपने पैराशूट को चेक कर लो पहले, जंप मारने से पहले। बड़ी बात की उन्होंने। बोलता है कि बिल लाया गया लास्ट ईयर तो पहले ही पता लग गया कि कोई प्रिपरेशन नहीं की गई थी, ना ही कोई अपोजिशन से कंसेंट लिया गया, ना ही अपने जो साथ के अकाली दल जैसे लोग थे जो कि एनडीए के मेंबर थे उनको भी ट्रस्ट में लिया गया। किसानों से चर्चा नहीं की गई जिनके लिए बिल बनाने थे। और फिर शेखर गुप्ता कहते हैं कि आप एक झटके से अचानक इतने बड़े डिसीजंस लागू नहीं कर सकते। मतलब ये है कि मोदी जी, आप हिंदुस्तान को ही नहीं समझते, आप भारत को समझते नहीं, भारत की डाइवर्सिटी को नहीं समझते, भारत की आत्मा को नहीं समझते। ये मकसद हो गया। कहता बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के आप नोटबंदी भी लागू कर देते हो। उसके बाद विम्स एंड फैंसी में आके आप जीएसटी भी लागू कर देते हो। और ये एग्रीकल्चर बिल तो ये थे कि जब बिल इंट्रोड्यूस किए उससे थोड़ा सा टाइम पहले ही आपने ऑर्डिनेंस भी इशू कर दिया इसका कि आप कुछ नहीं कर सकते, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है। और आपको ये लगा कि आप अपनी मर्जी से इस देश में सब कुछ कर सकते, कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जितने भी एमपीज़ हैं जो आपके साथ हैं वो तो सिर्फ नाम के एमपी हैं, वो तो एक आज्ञाकारी सारे के सारे जनप्रतिनिधि हैं। जो ऑर्डर आप देंगे वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहेंगे। आप कहेंगे लेफ़्ट मुड़ जाओ तो लेफ़्ट मुड़ जाएंगे, राइट मुड़ जाओ तो राइट मुड़ जाएंगे। वो कहेंगे ठप्पा लगा दो, ठप्पा लगा देंगे, हाथ खड़े करना है हाथ खड़े कर दो। तो वो मेजॉरिटी ऐसी थी, इसे हम ब्रूट मेजॉरिटी कहते हैं। तो ऐसे में कानून बना देना तो एक फॉर्मेलिटी है आपके लिए, क्योंकि वन मैन शो है, सिर्फ आप अकेले, बस अकेले, दूसरा कोई नहीं। और जब आप किसी मामले में कोई सहमति, कोई कंसेंट, कोई चर्चा, कोई डिस्कशन, आप उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ते हैं, और फिर आप एग्रीकल्चर जैसे बेसिकली सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं जो बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल का सब्जेक्ट ही नहीं है थोड़ा लेकिन पूरा नहीं। और आप किसी स्टेट से बातचीत नहीं करते, किसी किसान से बातचीत नहीं करते, और आप एक ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं जैसे आप कह रहे हो मुझे सब कुछ पता है, डोंट ट्राई टू टीच मी, आई नो एवरीथिंग, गो एंड वर्क, दिस इज माई जॉब, व्हाट टू डू, यू नीड नॉट इवन एडवाइस मी और सजेस्ट मी एनीथिंग। एरोगेंस इस हद तक कि आई नो एवरीथिंग, आई नो ऑल, यू कांट टीच मी एनीथिंग, यू कांट टेल मी एनीथिंग, यू कांट सजेस्ट इवन एनीथिंग। देश ऐसे नहीं चलते हैं।
और ख़ास तौर से वो देश जो अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, जहां संवाद को सैक्रिफाइस कर दिया जाए। कृषि, एग्रीकल्चर हमारा सबसे पुराना एक तरह से कहा जाए प्रोफेशन, और स्टेट्स की सारी जिम्मेदारी उसके अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली केंद्र तो अपने नाम पे कुछ है ही नहीं ना, जो कुछ है स्टेट्स ही हैं। भारत तो स्टेट से बनता है, केंद्र तो एक वर्चुअल एंट्री है और कुछ भी नहीं है। तो आप कितने भी लोकप्रिय हो, पॉपुलर हो, अगर आप सोचेंगे कि एक ऑर्डर से आप दुनिया बदल देंगे, देश बदल देंगे, एग्रीकल्चर बदल देंगे, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपको पता ही नहीं कि आप गलत हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो 5 साल तक उसकी तैयारी की गई थी, तब कहीं जाके किसानों से बात किया गया था, संवाद किया गया था, और किसानों से बात करने के बाद उन्हें समझाया गया कि इस ढंग से आपकी फसल और ज़्यादा हो जाएगी। पर यहाँ तो ऑर्डिनेंस इशू करके रातों रात चमत्कार करने की बात हो रही थी। करीब 53-54 ईयर्स पहले हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, और इसे पंजाब से बेहतर भला कौन जानता है। और कानून का सबसे बड़ा विरोध उस स्टेट में हो रहा था जहां एक्चुअली सुधार चाहिए थे, लेकिन मोदी सरकार ने तैयारी तो की नहीं। दूसरी बात, उन्हें मेजॉरिटी में आए तो उसका घमंड बहुत था, अहंकार बहुत है। भाजपा पर सत्ता का नशा इतना हावी है, शेखर गुप्ता कहते हैं इतना हावी है कि पार्टी के भीतर किसी भी किस्म की नॉन कंसेंट जो होती है वो है ही नहीं, क्योंकि कोई कुछ बोलता ही नहीं, किसी को परमिशन नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि कोई कुछ बोल सके। अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया कि यहाँ बैठ जाओ सारे, तो सारे वहीं बैठ जाएंगे। अब इसके लिए क्या शब्द हो सकते हैं मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, आप समझदार हैं। अब जो ऑर्डर आप ऊपर से आ गया मोदी जी का, वही फाइनल है, वही हुक्म है, क्योंकि यहाँ दूसरे का तो ऑर्डर चलता ही नहीं ना। नाम का लोकतंत्र है, लेकिन ऑर्डर इस ढंग से दिया जाता है जैसे कि चाइना या फिर रशिया के अंदर जिनपिंग या पुतिन साहब दे रहे हों। उसके बावजूद भी एक बात समझने की है कि ये अगर सारे भारत के ऊपर मोदी जी का नशा, ये काफ़ी बड़े भारत में हिस्से में मोदी जी का नशा, तो फिर पंजाब में उनका नशा क्यों नहीं चलता है? क्यों पंजाब में उन्हें कभी सीटें नहीं मिलती? क्यों पंजाब में उनको कभी मेजॉरिटी नहीं मिलती? क्यों पंजाब मोदी जी के कहने पे कभी भी नहीं चला आज तक? दरअसल बीजेपी और आरएसएस दोनों ने सिखों को कमज़ोर समझने की भूल कर दी। वो समझ बैठे कि ये सिख बहुत कमज़ोर हैं, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर पाएंगे। सिखों और हिंदुओं में समानता तो है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि सिख एक अलग रिलीजन है। और जब उन्होंने घेराबंदी भी शुरू की तो उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कट्टरपंथी, आतंकवादी, फॉरेन हैंड, इसके अलावा देशद्रोही, उपद्रवी, गुंडे, पता नहीं क्या क्या कहा गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं ने मिलकर, उसमें वीएचपी और बजरंग दल, उन्होंने सिखों को आतंकवादी बताना शुरू कर दिया कि भारत के अंदर कोई अगर आतंकवादी हैं तो ये सारे के सारे सिख खालिस्तानी हैं और आतंकवादी हैं। सरकार समझ नहीं पाई कि आप सिखों के साथ कर क्या रहे हो। सरकार ये समझती रही कि सिख जो हैं पावरलेस हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सिखों ने भारत को आज़ादी के समय रहने के लिए चुना था। हालांकि उनके पास भी एक ऑप्शन थी आज़ादी के टाइम पे कि क्या करना है, लेकिन उन्होंने भारत में रहना ज़्यादा करके उचित समझा था। और उनके जवान हों या किसान हों, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी बहादुरी से। और उनको ये भाजपाई और आरएसएस के लोग और उनके गुटों के लोग आतंकवादी और खालिस्तानी कहते रहे, कट्टरपंथी कहते रहे।
इतनी ज़्यादा इंसर्ट की जैसे ये इस देश के वासी नहीं हैं, ये आतंकवाद में लिप्त लोग हैं और इनको इस देश से निकाल देना चाहिए। कमाल की बात है कि हम अपने देश के अंदर अपने देशवासियों को पराया करने में लगे रहे और उनको ये जताने की कोशिश करते रहे कि इस देश में तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। और जिस ढंग से पहले लोकसभा में ये किसान बिल पास करवाए गए और फिर राज्यसभा में जिस ढंग से धींगा मुश्ती से पास कराए, बल्कि मैं कहूँगा गुंडागर्दी से पास करवाए, उसे दुनिया ने देखा। लेकिन 1 साल के बाद मोदी जी कहते हैं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। आपने तो तपस्या की ही नहीं थी। आपने तो 1 साल तक इन बहादुर किसानों को, जवानों को अपमानित करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। भाजपा सरकार ने, आरएसएस ने, टीवी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना बदनाम कर सकते थे, एक एक लाइन बोलकर डेली बदनाम करते थे और रिडिक्यूल करते थे कि तुम हो कौन इस देश के अंदर, तुम्हारी औकात क्या है। पर वक्त बदलता है, वक्त के साथ क्या कहते हैं कि मुल्क भी बदल जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने ये कानून वापस लिया और कहा कि हम कुछ तबके को समझा नहीं पाए। दरअसल 2019 के बाद जब से बीजेपी वापस आए, ऐसे कानून बनाने की कवायद बहुत बढ़ गई जहाँ पे ना कोई डिस्कशन है, ना कोई चर्चा है, ना कोई विचार विमर्श है, बल्कि ये कहा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक पार्लियामेंट में हम ये पेश करेंगे और शाम तक पास कर देंगे। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इसके ऊपर कोई बहस कर सको। ऐसे ही 370 भी पास किया गया था और ऐसे ही CAA और बाकी कानून भी पास कर गए। उनके ना तो उन्होंने कोई कश्मीरियों से बात की, ना कश्मीर के लोगों से बात की, कुछ नहीं की। आप अगर इस धींगा मुश्ती से कानूनों को पास करवाएंगे तो आपको हिंदुस्तान समझ में नहीं आता मोदी जी, आपको हिंदुस्तान समझ में नहीं आया। आप भारत को नहीं समझ पाए, भारत की विविधता, भारत की आत्मा को नहीं समझ पाए। और जब पार्टी को पश्चिमी बंगाल के अंदर हार का सामना करना पड़ा, वो भी ममता बनर्जी के हाथों से, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की हालत हुई है, उसके बाद CAA इज़ ऑलमोस्ट ए डेड थिंग, उसको अभी तक इन्होंने नोटिफाई ही नहीं किया है। फिर बांग्लादेश की मित्रता भी चाहते हैं लेकिन दुश्मनी भी कर रहे थे। त्रिपुरा में जो हो रहा है सबको पता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपने कदम वापस खींचे। उससे पहले लेबर लॉस के अंदर भी कदम वापस खींचे थे, इसमें कोई शक वाली बात हुई। अब शेखर गुप्ता कहते हैं कि आपका कितना भी जोर हो, कितना भी दबदबा हो, लेकिन भारत जो है एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है बेसिकली। सिर्फ 28 में से 12 राज्यों में आपके मुख्यमंत्री हैं। भारत का एक बड़ा हिस्सा आपके अंडर में नहीं है और कृषि काफ़ी हद तक राज्य का विषय है। आप राज्यों से चर्चा किए बिना इस कानून को लागू नहीं कर पाएंगे, आप समझ लीजिएगा। अब अंतिम सबक जो है बहुत क्रूअल है इसमें। वो कहते हैं शेखर गुप्ता कि एक इतने बड़े देश के, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के साथ आप दरअसल ऐसे राज कर रहे हैं जहां पर जैसे एक तानाशाह काम करते हैं, और अब ये चीज़ें स्टेट में भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन आपके पास एजेंसीज़ हैं, CBI है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, NIA है, NCB है, इनकम टैक्स है, DRI है। आप सबको कुचल देना चाहते हैं, आप संघीय ढांचे को कुचल देना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप इंडिया की फेडरल स्टेट को या फेडरल सिस्टम को आप कुचल देंगे, क्रश कर देंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाएंगे, आप भारत को नहीं समझ पाए। आखिर में लिखते हैं, हम नहीं जानते कि ये सबक आप लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन आप जैसे लोग दरअसल जब हार जाते हैं ना तो थोड़ा लेसन तो लेते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने देखा है मुझे नहीं लगता कि आप कोई लेसन लेंगे उससे, क्योंकि आपकी आदतें कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। ये कहना है शेखर गुप्ता का अपने आर्टिकल में कि लोकतंत्र सिर्फ बेसिकली इस देश में वन मैन शो है। जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, जो वो बोलते हैं, वही फाइनल है। यहाँ पर बाकी जो MP हैं उनके किसी की कोई हैसियत नहीं है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। एक कहावत है हिंदी में, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए।
बिल्कुल सही शेखर गुप्ता ने कहा है, यही बात है। अब आप बबूल के पेड़ बोओगे तो उस पर मैंगो तो नहीं लगेंगे। धन्यवाद।